अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस का कंफ्यूजन लगातार जारी है। उम्मीद ये की जा रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका लड़ने के लिए आएंगे और उनके टिकट घोषित होंगे, लेकिन अब जब नॉमिनेशन के लिए कल 3 बजे अंतिम समय है अमेठी और रायबरेली में, अब तक कांग्रेस ने अनाउंस नहीं किया कि उनके ये दो सेनापति अपने किले की लड़ाई बचाने के लिए लड़ेंगे या नहीं। सारा कंफ्यूजन रायबरेली और अमेठी में आकर रुक गया है। कब पता चलेगा और चाहती क्या है कांग्रेस, राहुल और प्रियंका क्या चाहते हैं? अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो क्या तस्वीर होगी और नहीं लड़ते हैं तो क्या होगा, इसका संदेश क्या होगा? आज हमारी डिबेट का विषय यही है और डिबेट में हम कैसरगंज में किसी के दबदबे पर सवाल उठने की भी बात करेंगे कि उनका दबदबा तो कट गया लेकिन बेटे को टिकट मिल गया। आज चर्चा इन्हीं बिंदुओं पर। बहन भाइयों, उम्मीद की जा रही थी कि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अमेठी रायबरेली से उनके टिकट घोषित होंगे, लेकिन अब जब मैं इस वक्त डिबेट कर रहा हूं उस वक्त तक कोई भी टिकट गांधी फैमिली के जारी नहीं किए गए हैं। अमेठी और रायबरेली में अब तक असमंजस है कि चुनाव कौन लड़ेगा। अमेठी और रायबरेली, मैंने कल की भी डिबेट में कहा, ये कांग्रेस की शक्ति का केंद्र है, कांग्रेस की ऊर्जा का केंद्र है और कांग्रेस की दिल्ली में ताकत और उसकी गद्दी का प्रतीक है। बहन भाइयों, कल भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूं, खेत मेड़ खलिहान कब्जा करने से कभी राज्य और साम्राज्य कब्जा नहीं होते हैं तब तक जब तक कि किला आपके कब्जे में ना आए। क्या कांग्रेस अपने इन दोनों किलों को, रायबरेली और अमेठी को, छोड़ देना चाहती है? अपने कार्यकर्ताओं को इतना असमंजस में उसने क्यों रखा हुआ है? राहुल और प्रियंका को लड़ना है तो ये आंख मिचोली का खेल क्यों? और अगर नहीं लड़ना है तो बाकी प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किए जाने? जब 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, ये 2 हाई प्रोफाइल सीटों पर कोई निर्णय नहीं है। ये किस तरह का कंफ्यूजन कांग्रेस के पार्टी के भीतर है? दरअसल स्मृति ईरानी से हारने के बाद राहुल गांधी का ऐसा प्रतीत होता है कि अमेठी से मोहभंग हो गया है। मुझे याद है कि 5 सालों में राहुल गांधी 2 या 3 बार अमेठी आए होंगे, वो भी एक बार भारत यात्रा में और एक बार जब 2022 के चुनाव चल रहे थे तो एक कार्यक्रम में। अमेठी से लगभग उन्होंने अपना नाता तोड़ सा लिया था और ये उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अमेठी से कभी हारना भी पड़ेगा, लेकिन हारे वो। लेकिन अमेठी पर मुड़कर देखने वाली बात फिर रही कि मुड़कर ज्यादा देखा नहीं। गांधी फैमिली ने भी बहुत ज्यादा रायबरेली से भी वास्ता नहीं रखा। लेकिन बहनों भाइयों, इन दोनों क्षेत्र के मतदाताओं की एक खास बात है, लहर किसी की हो, सुनामी किसी की भी हो, आंधी किसी की भी हो, इस क्षेत्र को पसंद है तो गांधी। कैसे? आपके मन में ये प्रश्न होगा। दरअसल ये कैंपेन ना करें, आए ना, इनकी कम मुलाकातें हों लोगों से, लेकिन रायबरेली और अमेठी के लोग पीढ़ियों से कांग्रेस को पसंद करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और उनको बिना मांगे वोट देते हैं। आसपास की सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन इन जगहों पर कांग्रेस को बड़ा बोलबाला है आज भी। और अगर गांधी परिवार लड़ता है तो सूरत हाल निश्चित तौर पर बड़ा कठिन होगा बीजेपी के लिए, आसान कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी ने अपने 2019 के कैंडिडेट और वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से चुनाव मैदान में उतार दिया है। दिनेश प्रताप सिंह कभी सोनिया गांधी और गांधी फैमिली के बड़े खास सिपह सलार थे और रायबरेली में एक तरीके से डिफेक्टो सांसद वही हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदला, वो बीजेपी चले गए और अब गांधी परिवार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। वो यूपी सरकार में मंत्री हैं और फिर से एक बार लोकसभा के प्रत्याशी घोषित किए गए। दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी के मार्जिन को 3.5 लाख से घटाकर महज 1.5-2 लाख के पास लाकर समेट दिया था। तो इस बार अगर नॉन गांधीज लड़ते हैं तो रायबरेली में क्या होगा, और अगर नॉन गांधीज उतरे अमेठी में तो राहुल को तो स्मृति ईरानी ने पहले ही हरा लिया। दूसरा कोई कांग्रेस का प्रत्याशी क्या उनके सामने टिक पाएगा? प्रश्न इस बात का है। और ये कंफ्यूजन क्यों है? कोई संकट है या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस है या फिर टिकट कौन कहां से लड़ेगा, इसको लेकर कोई डिस्प्यूट है? कुछ तो बात है, वरना सामान्य परिस्थितियों में ऐसे मुकाबले की सीटों के नाम घोषित हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। आज हम बात करेंगे इस पे।
कल मैंने कैसरगंज की बात कही थी कि कैसरगंज के मतदाताओं ने आखिर क्या कसूर किया है कि दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं दे रही। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। महिला पहलवानों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी, जिनके खिलाफ बस 7 तारीख को आरोप पत्र दाखिल तो हो ही चुका है, उस पर संज्ञान में लेकर उसको ट्रायल शुरू होने की नौबत आ गई है। यानी अगर वो मामले में थोड़ा भी ऊंच नीच हुई तो ब्रजभूषण के लिए बड़ा संकट होगा, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 96 के बाद पहली बार ऐसा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव मैदान में नहीं है। तब जब अभी वो ठीक ठाक पोजीशन में है और उनका अपना दबदबा मजबूत रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटकर ब्रजभूषण शरण सिंह के दबदबे को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। टिकट दिया उनके बेटे को। ब्रजभूषण जैसे ग्राउंड के नेताओं के लिए एक बड़ी ये करारा चोट है, नाकाबिले बर्दाश्त होगा शायद उनके लिए, कह भले न पाए और शायद वो कहने की स्थिति में भी नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी ने भी वहां से भगत राम मिश्रा को टिकट देने की चर्चा है, शायद अभी थोड़ी देर में आधिकारिक उसका ऐलान भी हो जाएगा। ऑलमोस्ट अब प्रत्याशी वहां घोषित किए गए हैं। तो ब्रजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे को देकर बीजेपी ने क्या कोई नया उदाहरण प्रस्तुत किया है? अब तो परिवारवाद वाली बात भी नहीं होगी। ब्रजभूषण सांसद रहे हैं, उनका एक बेटा विधायक है अभी और दूसरे बेटे को टिकट मिल गया, उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। लेकिन पहलवानों में नाराजगी है ब्रजभूषण के बेटे को टिकट मिलने को लेकर। बीजेपी इस चुनौती का कैसे मुकाबला करेगी? और क्या ब्रजभूषण अपना टिकट कटने के बाद जो उनके अंदर की खिन्नता है उसके रहते हुए वो क्या बीजेपी की मन से सहायता कर पाएंगे? यही सारे सवाल हैं आज जो हमें इस डिबेट पे बढ़ाने हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा आगे बढ़ेगी। नामांकन में लिख दिए क्या वायनाड ही उनका परिवार। मैंने कहा जो मैंने लोगों को रंग बदलते देखा था, परिवार बदलते पहली बार देख रही हूँ। जिन्होंने वर्षों वर्ष अमेठी की गोली बाली जनता को रिश्तों के नाम पर छलावे के अलावा कुछ नहीं दिया, अब वो पलटते आएंगे, चुनाव में मुंह दिखाएंगे, फिर चुनाव बाद खून हो जाएंगे। सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ही सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है। ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार है, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, और मेरे साथ मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। मनीष हिंदवी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मुझे आप बताइए कि कांग्रेस समर्थक रायबरेली और अमेठी में इन्होंने क्या गलती की है, इनका क्या कसूर है कि अब तक आप इन्हें प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं आपके समर्थकों को? क्या असमंजस है आपको? कोई असमंजस नहीं, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। क्या नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया है? नहीं, नॉमिनेशन का समय आएगा, जिन लोगों को वहां से चुनाव लड़ना है वो घोषित कर देंगे। सवाल इस बार इस देश में सिर्फ अमेठी और रायबरेली का नहीं है, सवाल बहुत गंभीर है। एक बलात्कारी जो हजारों महिलाओं का बलात्कार करता है, उनका वीडियो बनाता है और जिसकी सूचना दिसंबर 2023 से गृह मंत्री को रहती है, उसको जानने के बाद भी वो उस पार्टी से गठबंधन करते हैं, उसको जानने के बाद भी प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांगते हैं और जब बात खुलती है तो उसे जर्मनी भगा देते हैं। इस देश में लड़ाई बहुत बड़ी है। कोविशील्ड का मामला पूरे देश के सामने आ गया कि कैसे 52 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर इन्होंने पूरे देश की जान के साथ सौदा किया। सवाल इस 2 सीटों का नहीं, सवाल देश का है और ये तो लड़ाई देश की भागने वाली बात हुई। एकदम कतई नहीं भाग रहा हूं मैं। सवाल का जवाब न देके आप कहीं और जवाब। मैंने कहा तो कि लड़ाई अमेठी और रायबरेली की नहीं, लड़ाई इस देश की है कि किस तरीके से भाजपा ने पूरे के पूरे संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। किस तरीके से इनके लोग बार बार मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि साहब हमको 400 दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। क्यों बदलना चाहते हैं संविधान? ये कि वो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को सुन लीजिए मंच से, आप योगी जी के भाषणों को सुन लीजिए कि कैसी स्तरहीन भाषा का प्रयोग अपने मंचों से वो कर रहे हैं। आप स्केपिस्ट वाली भूमिका में हैं आज। सवाल मैं कुछ कह रहा हूं और आप भाग के कहीं और पहुंच। भाई मैंने कोई अनर्गल बात पूछी?
मैंने तो ये पूछा भाई, अमेठी मैंने रायबरेली में सुनील आपकी साजन बात का आपके बड़ी सहयोगी विनम्रता हैं, से- वो जानना चाहते हैं कि आपका प्रत्याशी मैंने कौन है। आपकी बात का बड़ी विनम्रता से जवाब दे दिया कि क्या नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया है? नहीं खत्म हुआ है। तो जिनको लड़ना है वो कल आ जाएंगे, लड़ जाएंगे। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं भी लड़के इनके लोगों को हरा देंगे, क्योंकि जनता में गुस्सा भाई, गुस्सा है। आपके समर्थकों को आप क्या बताएंगे? वो आज तक कंफ्यूजन में, आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, आप भी बताने जो की स्थिति हमारे में नहीं है। समर्थक हैं वो इस इससे बात ज्यादा को दुखदाई बात जो और क्या हमारे होगी? समर्थक हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि 10 साल की सत्ता के बाद, 10 साल के न्यायकाल के बाद नरेंद्र मोदी जी के पास मंच पर खड़े होकर अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। वो आज भी हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं, वो आज भी हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, वो आज भी ज्यादा बच्चों की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं और अपने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर मौन साध लेते हैं, पीएम केयर फंड आपकी पर सब नहीं बात बोलते। मैंने सुन ली और खूब अच्छे से सुनी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको समय नहीं दिया। जी। तीसरी बार पूछ रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं आप, अमेठी रायबरेली के कैंडिडेट का नाम? जिसको लड़ना होगा वो नॉमिनेशन फाइल कर देगा। ये असमंजस है आप लोग? कोई असमंजस नहीं है, ये तो दिखाता है ना कि कोई आप असमंजस नहीं है। हम एकदम क्लियर हैं अपनी बात पर कि ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अच्छा, की आप नहीं है। तो कंफ्यूज हो। ये सपा वालों ने क्या गलती की कि कम से कम अभी मैं जब सुनील साजन से पूछूंगा तो वो बेचारे क्या बताएंगे? मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। पानी पीजिए, आराम से बताइए। नहीं, मैं एकदम आराम से हूं और मैंने कहा नहीं कि हम लोगों के यहां कोई असमंजस नहीं है। हमने पहले दिन इस बात को तय कर लिया था जब इंडिया गठबंधन बनाया था कि ये लड़ाई देश दिखाता को है कि बचाने आपके की है। अंदर पॉलिटिकल कमिटमेंट की कमी है, इसलिए आप प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। नहीं, मैं आपके आरोप को सीधे नकार रहा हूं। तो प्रत्याशी का नाम बता के मुझे नकार दो। भाई, आप सवाल इस बात का है मेरा प्रत्याशी खंडन कर दो, प्रत्याशी का नाम प्रत्याशी बता दो। महत्वपूर्ण नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे महत्वपूर्ण दर्शक ये लड़ाई है। कमेटी के जान जाए। नरेंद्र मोदी जी एक भाषण देते हैं मंच से। मैं आपको फिर एक आपने गोल बदल दिया। मैं आपको एक बात कह दूं, आप उससे सहमत होंगे। उसको लेकर मैं हम लोग- सहमत तब होऊंगा जब प्रत्याशी मैं बता उस- दो, हम बाकी लोग जे हम लोग जितनी उसको बात लेकर रखो। इलेक्शन में शिकायत करने के लिए गए। आप जानते हैं कि कहां से किसको टोका गया? भाषण किसका? नरेंद्र मोदी जी का। और इलेक्शन कमीशन चिट्ठी लिख रहा है जयप्रकाश नड्डा जी को। तो आपके यहां भी तो खड़गे जी को चिट्ठी लिखी गई, आप नहीं, लौटा नहीं। देते चिट्ठी कि आप राहुल गांधी को दीजिए, हमें क्यों दे रहे भाई, हैं? सवाल इस बात का तब है उस कि- मॉरल ग्राउंड पे मैं सही मानता जब आप चिट्ठी लौटा देते और कहते चुनाव आयोग को लिखो सीधे राहुल गांधी को, हमें क्यों भेज रहे हो? हमारे यहां सुरजेवाला जी ने एक बयान दिया, उस पर 2 दिन का रोक दिया आपने। अच्छा ये बताओ, ये मनीष शुक्ला की पार्टी ने ये दबदबा जी के बेटे को दे दिया है टिकट? अब उनका तो काट दिया। दो चीजें उससे बहुत स्पष्ट हैं। पहली तो ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे सारे आरोपों को ये लोग मान गए हैं कि हां वो लड़ाने लायक कैंडिडेट नहीं थे, मगर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मन से कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी, उससे डर कर फिर उनके लड़के को दे दिया। कहीं ना कहीं कुछ और ये है। किससे डर कर अमेठी रायबरेली नहीं आ रहे हो? अमेठी रायबरेली में इस तरह का कोई डर नहीं है। आ मैंने जाओ कहा नहीं, फिर। हमारा आ जाओ, सामान्य आ जाओ। कार्यकर्ता भी आओ, लड़कर दो जीत हाथ जाएगा। कर लो, आ जाओ। हमारा सामान्य कार्यकर्ता भी लड़कर जीत जाएगा। ओके, नॉन गांधी। मैंने कहा नहीं, हमारा चलो सामान्य क्लियर कर दिया कार्यकर्ता। आपने, आप बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही, थैंक यू। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, पहले तो मैं अमेठी और रायबरेली पर जानना चाहता हूं, आपने दिनेश प्रताप सिंह को वापस क्यों उतारा है? दूसरा विषय, ब्रजभूषण शरण सिंह का काट के आपने तो उनकी फैमिली में टिकट दे दिया। अब किस मुंह से आप परिवारवाद की बात करते हैं? देखिए, दो बात है। दिनेश प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। 2019 में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और सोनिया गांधी का जो जीत का मार्जिन था उसको बहुत कम कर दिया था। और 2024 में रायबरेली उन सीटों में शामिल था जिसपे हम पिछले 2 साल से काम कर रहे थे और दिनेश प्रताप सिंह जी को हमने वहां उतारा है। निश्चित रूप से 80 की 80 सीट जीतना है तो रायबरेली जीतना है, उस रणनीति के तहत दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। लेकिन मेरा ब्रजेश जी एक निवेदन है आपसे, इतने कठिन सवाल आप पूछते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से, अमेठी और रायबरेली। अब मनीष सिंघवी जी पर रहम खाइए, इतने कठिन सवाल मत पूछिए। वहां लड़ाई दरअसल ये जो परिवार की पार्टी है वहां परिवार में ही लड़ाई हो गई है। अभी आपने देखा नहीं कि दामाद जी स्टूडियो घूम घूम कर टिकट मांग रहे हैं। तो ये बहन प्रियंका और भाई राहुल में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसी में अमेठी और रायबरेली फंसा हुआ है। और दामादों की स्थिति कांग्रेस में तो बहुत पहले से क्या रही है बताने की आवश्यकता नहीं है, फिरोज जी के समय से क्या रही बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वर्चस्व की जंग चल रही है। परिवार से भी राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती मिल रही है अब कि अब
आपसे नहीं हो पाएगा भैया। और अब दामाद जी को या बहन जी को आगे लाइए, इधर ये पहला कठिन राउंड सवाल है, है। प्लीज सब्र करें। ये- आपके बीच कोई ये- नहीं ये- बोला, आप सुनने की क्षमता विकसित करो सर। बोलिए मनीष जी। तो शुक्ला जी ये को कठिन सवाल कम से कम मनीष जी से मत पूछिए, मेरा निवेदन है कि अब इसका जवाब ये बेचारे कैसे देंगे, भाई और बहन के बीच का जवाब। और देखिए, रहा सवाल कैसरगंज से, तो कैसरगंज से करण भूषण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया ये है। कौन सज्जन है भारतीय- करण भूषण जी? इनके पिताजी का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और आप जो सुनना चाहते हैं उसमें कोई कल जब नॉमिनेशन करेंगे तो सन ऑफ तो लिखेंगे ही, तो इसलिए मैं आज आपको आपसे उनके 10 पिता का नाम घंटे- नहीं 10 पता? घंटे- करण जी के इतने महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के? भाई मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। मैं खुद कह रहा हूं कि कल वो जब सन ऑफ लिखेंगे तो पता ही चलेगा, तो मैं क्यों उसको छिपाऊंगा? ये छिपाने वाली बात थोड़ी है। क्या मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं कि छिपा लूं भाई बहन में झगड़ा हुआ है? ये वहां के वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। जी। और विजय जी, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है। आपका कैमरा उलट गया, थोड़ा सीधा। हाँ, जी, ठीक हो गया, नहीं, बोले। नहीं। अब बोले। वो कोई फोन आ गया था। तो भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है, क्योंकि उनके प्रति जो मुकदमा सब जुडिस है, इसके नाते से पार्टी ने निर्णय लिया कि वहां दूसरे जीतने वाले कार्यकर्ता है उसमें से चयन किया जाए। पार्लियामेंट्री क्या बोर्ड ने गोंडा करण भूषण सिंह का कैसरगंज नाम- में सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह का परिवार ही भारतीय जनता पार्टी है? आप किस मुंह से कांग्रेस और सपा पर आरोप लगाते हैं? ब्रजभूषण खुद सांसद, उनका बड़ा बेटा बीजेपी से विधायक, उनके छोटे बेटे को आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे दिया। नहीं, तो अब तो आपने तो एक परिवार में समेट के रख दिया ना पूरी पार्टी को। नहीं, एक लोकसभा क्षेत्र में उनके अगर बृजभूषण शरण सिंह तो प्रत्याशी है नहीं। इतने प्रत्याशी कठिन सवाल मत एक पूछिए। शरण भूषण है। हाँ। दूसरी बात देखिए, हम परिवारवाद की बात कब करते हैं? जब 5 यादव टिकट पाए समाजवादी पार्टी से, अखिलेश जी स्वयं लड़ लिए, पत्नी को लड़ा दिए, भाई धर्मेंद्र को लड़ा दिए, भाई अक्षय को लड़ा दिए जी। और बदायूं से भी चुनाव लड़ा दिया, शिवपाल जी के बेटे को, चाचा के बेटे को लड़ा दिया। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह वर्तमान सांसद, प्रतीक भूषण शरण सिंह बीजेपी से विधायक, अब करण भूषण सिंह अब ब्रजभूषण कैसरगंज से बीजेपी के प्रत्याशी। सर, अब ब्रजभूषण एक शरण परिवार सिंह से चुनाव नहीं भारतीय लड़ रहे हैं। जनता पार्टी ने पूरी बीजेपी इनको सौंप दी। ब्रजभूषण के शरण family सिंह अब वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए अब उनको जोड़ के अगर आपको बढ़ानी लिस्ट तो आप बढ़ा सकते हैं, ये आपका अधिकार क्षेत्र है। सर, वर्तमान लेकिन- सांसद है, मैं क्यों न गिनूं सर? लेकिन पार्टी श्री नड्डा जी के बाद श्री नड्डा जी के बेटे के हाथ में नहीं जाने वाली है। पर उससे सर, ये पहले अमित शाह कंफर्म है जी- कि कैसरगंज में ब्रजभूषण का कटेगा तो करण भूषण को मिलेगा, इसकी सियोरिटी है बीजेपी में। नहीं, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। तो उनके यहाँ भी सर सीईसी है, वो तय करते हैं सर। नहीं, अवेलेबिलिटी। अच्छा, समाजवादी पार्टी में सीईसी है। क्यों नहीं सर? उनके यहाँ भी एक कमेटी है सर। पार्लियामेंट्री बोर्ड सबके यहाँ है मान सर, लेता हूँ, सबके यहाँ है सर। मान लेता हूँ, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। मायावती के यहाँ भी है सर, उनके यहाँ भी कमेटी है आप सर। दिखा दीजिए, एक विजुअल आप दिखा दीजिए जिसमें सीएससी की बैठक बता दीजिए। और आप आज ब्रिजेश जी, आप हमको बता दीजिए सीसी में इनके यहाँ कौन कौन मेंबर है, एक आध नाम बता दीजिए, हम सर, बता देते हैं। मुझे तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बता में दीजिए कि वो नाम- कौन सी सीईसी पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन कौन दिनेश से नाम है, प्रताप मैं और बता करण देता हूं। भूषण को टिकट दिया गया। सर देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री ये बोर्ड कह में रहे कौन थे कौन कठिन मेंबर न है, मैं पूछो, बता देता आप खुद ही हूं। फंस गए। और आपने कहा सीसी है, ये कह रहे सीसी थे में एक कठिन न मेंबर का नाम पूछना, बता दीजिए। इनमें उल्टा हो गया। ऑल राइट, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन को इनवाइट करता हूं। सुनील जी, भाई आप भी परिवार को टिकट दे रहे हैं, ये भी दे दिए। अगर करण भूषण को लड़ा दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सी गलती कर दी? देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हर विषय में अलग अलग परिभाषाएं हैं। हमारा परिवारवाद है, इनका परिवारवाद राष्ट्रवाद है, और इनके राष्ट्रवाद की परिभाषाएं अलग है। इस देश का जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो इनकी नजर में उतना बड़ा राष्ट्रवादी, जो जितना बड़ा बलात्कारी वो इनकी नजर में राष्ट्रवादी, जो जितना बड़ा झूठा बेईमान वो उतना बड़ा इनके नजर में राष्ट्रवादी। भारतीय जनता पार्टी का नया हीरो जानते हैं ब्रजेश जी कौन है आज की डेट में?
मैं नहीं जानता, आप बताओ। आप जो कह दोगे उसको। तो जो रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना। रेवन्ना इनका नया हीरो है। हाँ, प्रज्वल रेवन्ना। और तो अगर वो इनका हीरो है तो फिर बाकी तो इनके चाल चरित्र पर हमें कोई कुछ नहीं कहना। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है, भारतीय जनता पार्टी क्या है? पूरे देश के भ्रष्टाचारियों का गोदाम है, पूरे देश के बलात्कारियों का गोदाम है। अब सर आते हैं क्योंकि अमेठी, जो सवाल रायबरेली आप और कांग्रेस से कैसरगंज कर में रहे थे। आपके कार्यकर्ता, आपके जी। संगठन के लोगों में इस बात की बड़ी जी। जिज्ञासा है और इंतजार की इंतहा हो गई कि अमेठी रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं दे रही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनकी सहायता करो, इनको कुछ प्रत्याशी दे दो अपनी तरफ से, गठबंधन में हो आप, मदद करो मतलब हम इनकी पूरी सहायता करेंगे, पूरी मदद करेंगे, पूरी समाजवादी पार्टी मदद करेगी। मैं भारत समाचार में ब्रजेश मिश्रा जी के कार्यक्रम में इस बात को कह रहा हूं, कल नामांकन की आखिरी तिथि है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता नेता हैं, उनको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। अमेठी से राहुल गांधी जी और रायबरेली से प्रियंका गांधी जी नामांकन करेंगे। क्या बात कर रहे हो? कोई संकोच नहीं, क्या? कोई दुविधा नहीं। एक मिनट, हेलो हेलो, रुकिए रुकिए रुकिए, कोई दुविधा नहीं है। क्या फिर से दोहराइए जरा। अमेठी से राहुल गांधी जी, रायबरेली से प्रियंका गांधी जी कल नामांकन करेंगे जरा और दोनों मनीष सीट सिंघवी पर को लाइन पे भारतीय लाया जनता जाए, ये तो पार्टी बड़ा की विस्फोट हो जमानत गया। नहीं बचेगी। भाई साहब, आप समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता है ना? हमारा गठबंधन है, हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। बस एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, दूसरे पहलू को भी पूछ लेता हूं, ये तो बता दिए। ऐसा कि जो सुनील जी कह रहे हैं हाँ। वही हम सब लोग चाहते हैं। ना ना ना, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चाहे नहीं, मैं बात पूरी कर लूं। अगले आदमी ने डंके की चोट पे कह दिया नहीं है। तो हमने कहा कि हम सब लोग यही चाहते हैं कि राहुल जी और प्रियंका जी चुनाव लड़ें, और मैंने कहा नहीं कि कल नॉमिनेशन हो जाएगा ना। चाहने की बात नहीं कही है। हाँ। मैं इसलिए 2 बार अपने को रोक के पूछवाया कि भाई मुझे हो सकता है कुछ कान में प्रॉब्लम रही हो, इसलिए 2 बार पूछा। अगले आदमी ने क्या कहा कि राहुल गांधी हम अमेठी से सारे लड़ेंगे, लोग कोई कंफ्यूजन नहीं अमेठी है, और रायबरेली प्रियंका के रायबरेली लोग- से लड़ेंगी। तो अब मुझे लगता है कि ऑफिशियली बात कांग्रेस से मैं सुनील साजन से ही पूछ लिया आप करूं। पूछ सकते हैं। मैं लेकिन जब तक हमारे यहाँ से पार्टी से लिख कर नहीं आएगा, मैं प्रवक्ता के तौर पर ऑफिशियली इस बात को नहीं कह सकता। एक कार्यकर्ता के तौर ये पर आपने अब बड़ी बात कह दी, अब तसल्ली रखो। भाई सुनील जी, आप गठबंधन में सहयोगी हैं, आप अपनी गारंटी ले सकते हैं, इनके यहाँ के टिकट घोषित कर रहे हो, ये तो गलत बात है। नहीं, हम तो नहीं, सवाल टिकट का नहीं है, क्योंकि आपका कार्यक्रम करोड़ों लोग देखते हैं और खास तौर से अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के भी समर्थक लोग और जो नेता हैं वो इंतजार जो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा बड़ी जानकारी खुद आपके पास है। अरे होती तो मुझे गांधी किस बात कर, मैं फैमिली तो से चिल्ला जुड़े चिल्ला वो के लोग, बता देता है। वो वकील, वो अब आपने सहयोगी, कहा है, चूंकि मैं आपको बहुत गंभीरता से लेता हूं, आपने कह दिया कि वो लड़ेंगे, तो मैं तो आप ही की बात मानूंगा। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कल जब नामांकन होगा तो राहुल गांधी जी अमेठी से और प्रियंका गांधी जी रायबरेली से लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी बता रही थी ना, ये झगड़ा है, कुछ है, वो इस तरीके की बातें इसलिए लेके आते हैं ब्रजेश जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को लगातार सुन रहा हूं। 2 चरण के चुनाव हो गए, तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। ये लोग गरीबी पे बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी उस चीज पे बात नहीं कर रहे हैं जिससे आम जनमानस की भावनाएं जुड़ी सर, हैं। क्या आपकी देश के पार्टी मुद्दे क्या को हैं? आधिकारिक ये तौर पर अस्पताल पे कांग्रेस बात ने नहीं ये कर रहे सूचित हैं। कर दिया है कि ये सड़क पे राहुल बात और नहीं प्रियंका लड़ेंगे? क्योंकि आप कोई बात ऐसे कहते नहीं, तो मैं तो इसको बड़ा सीरियस ले लिया। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, मेरा अपना मानना है कि राजनीति में जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो अपने समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और खास तौर से जो वोटर के भावना Thank होती you. है, जो उनकी इच्छा होती है, बहुत अंततः शुक्रिया आपका। नेता मैं वही डिबेट को पूरा आगे करता है। बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ अरुण राजभर जी जुड़ चुके हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। राजभर जी, स्वागत आपका। ये प्रत्याशी क्यों नहीं दे रहे हैं इधर? कोई इनको प्रॉब्लम है मनीष सिंघवी जी को? देखिए, जब हार का डर सामने आ जाता है
तो ये डर बहुत मजबूती से सामने दिखने लगता है। वीडियो नहीं वायरल और उसी डर की वजह से ये बार बार एक मालिक अपना ही खुद निर्णय न ले सकता हो तो फिर वो कार्यकर्ताओं के फैसले, कार्यकर्ताओं के लिए क्या निर्णय ले सकता है, ये देश के सामने ये दिख रहा है। 2 ही सीट है, 2 ही सीट पर पूरा केंद्र बिंदु है और आपके डिबेट का हिस्सा भी 2 ही सीट का है कि ये दोनों सीट पर प्रत्याशी कौन होगा। क्या रायबरेली के बाद अमेठी में 2019 के चुनाव में जो देखा गया, उस चुनाव में उसके बाद से कितनी बार श्री राहुल गांधी जी अमेठी में दौरा किए हैं। अमेठी के लोगों को बखूबी पता है कि उनकी यात्रा सिर्फ चुनाव तक होती है। चुनाव के बाद या तो जीतेंगे या हारेंगे, वो 10 जनपद पहुंच जाएंगे, फिर वहां से अमेठी और रायबरेली की तरफ नहीं झांकेंगे। विकास के सवाल पर जब क्षेत्र में श्री स्मृति ईरानी लगातार कैंपेन कर रही हैं, जनता के बीच में उनके सुख दुख में जा रही हैं, तो जनता को यह भरोसा है कि हमारे बीच का कोई प्रत्याशी है जो हमारे सुख दुख में खड़ा है और हमारे विकास की चिंता कर रहा है। तो जो लोगों को 15 बार सांसद चुना गया, 14 बार सांसद चुना गया, 13 बार सांसद चुना गया, वो सिर्फ और सिर्फ पैरासूट की तरह आते हैं और रॉकेट की तरह लॉन्चिंग कांग्रेस करना चाहती है। मैंने 7-8 बार मनीष सिंघवी से पूछा कि भाई प्रत्याशी बता दो, वो तो नहीं बताए। सुनील साजन तो ऐसे बता रहे हैं जैसे इनको सब पता हो। अब उनके सहयोगी दल हैं, हो सकता है कि आपस में कंफ्यूजन है। अब ये सोल्यूशन वो बता रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। सपा कांग्रेस को बता रही, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। तो ये तो हकीकत है कि इस गठबंधन में कौन क्या बोल रहा है, ये सब ने छोड़ दिया है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी फैसला करेंगे। अरे जब फैसला आपके सहयोगी दल के नेता सुना रहे हैं तो इसका मतलब कि आप में असमंजस्य की स्थिति है और आप में ही भेदभाव दिख रहा है कि अधीर रंजन चौधरी जी टीएमसी को कह रहे हैं उनको वोट मत देना, ये बीजेपी को वोट दे देना, जिता देना मंजूर होगा। लालू यादव जी के बेटे अरे ऐसे तो आपके पिताजी पिताजी के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि हमने भी बड़े दर्द में समझौता किया है। ये सब क्या बोलते रहते हैं भाई? नहीं क्यों बोलते हो? सब की रोज वीडियो वायरल होता है। नहीं, ये जो समझते लोग हैं, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं समझ पाते हैं, जो दूर रहते हैं वो इस बात को कहते हैं, जो नजदीक आते हैं वो तो समझ जाते हैं कि जनता की भावना बता रहे हैं। हम भाजपा के साथ आप मुसलमानों के बीच जाते हैं तो आपकी भाषा दूसरी होती है, ऐसा लगता है आप बीजेपी से खफा हैं, और बाहर आते हैं तो आपको लगता है सपा से खफा हैं। ये आपका समझ में नहीं आता कुछ कि एक्चुअली क्या चाहते हो। ये बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खुल के कहते हैं कि 20% आबादी मुसलमान का है। आप लंबे समय तक सपा को वोट देते हैं, लेकिन आपके शिक्षा के बारे में वो नहीं सोच पाते हैं, आपके रोजगार के बारे में नहीं सोच पाते हैं, आपकी बेहतरी के बारे में नहीं सोच पाते। हमारे पास अल्पसंख्यक कल्याण है, हम आपके कल्याण के लिए हम आपको विकास का 1 नंबर देना चाहते हैं, हम विकास में 1 नंबर आपको खड़ा करना चाहते हैं। इसी बात का दर्द तो सबको होता है कि माननीय ओम प्रकाश। अच्छा ये बताओ कि आप कैसरगंज में ओम प्रकाश राजभर कैंपेनिंग करने तो जाएंगे ही? आपने देखा बस्ती में माननीय हरीश द्विवेदी जी की यात्रा में? नहीं, मैं कैसरगंज का पूछ रहा हूँ, गोल पोस्ट ना बदलिए। कैसरगंज तो जाएंगे ना आप लोग प्रचार में? कैसरगंज से बस्ती की दूरी ज्यादा है नहीं। आप देखिएगा हमारा जो लक्ष्य है 80 के 80 जीतने का, तो उसमें कैसरगंज ही नहीं है, उसमें अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी भी समाहित है। कैसरगंज जाएंगे ना आप लोग? क्यों नहीं जाएंगे? पार्टी का निर्देश होगा तो हम अपने पार्टी के अपने वोटरों के बीच में अपने समर्थकों को अपने साथ खड़ा थैंक यू, करेंगे। शुक्रिया आपका। मैं आज तीसरे मनीष हमारे साथ मौजूद है, आज 3 मनीष है। मनीष अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद है। मनीष जी स्वागत आपका। आप मुझे बताइए कि अमेठी रायबरेली में ये कांग्रेस में असमंजस क्यों है, और कैसरगंज में बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो एक ही दरवाजे पे 3 टिकट बांध आई? ब्रजेश जी, अमेठी के लिए तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 10 साल में आप बदलाव देखिए कि स्मृति ईरानी जी अब अमेठी से अपना वोट कास्ट करेंगी और राहुल गांधी जी इस बार अपना वोट आम आदमी पार्टी को देंगे। देखिए राजनीति में कितना बड़ा बदलाव है। जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, आज उनके पास अपनी सीट पे वो कैंडिडेट नहीं है, उन्हें अपना वोट आम आदमी पार्टी को ही देना पड़ेगा क्योंकि वो बीजेपी को देंगे नहीं। तो ये राजनीतिक बदलाव जो परिस्थितियों के संग आता है, 80 में से 1 सीट ऐसी है जो कांग्रेस जीती है, जिसकी फिर से जीतने की उम्मीद है, और उस सीट पे भी कांग्रेस से आज तक कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर करा है। जनता के बीच में क्या मैसेज जा रही है, क्यों नहीं लड़ना चाहते जब उनकी जीती? आपको क्या लगता है क्या कारण होगा? मैं आपको इसका तीसरा कारण बताता हूं। जो कल राहुल गांधी जी जब अमेठी से नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो ये सब अमेठी से अगर नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अगर तो आपने अभी जोड़ा, बाद में पहले तो बोल गए थे। अमेठी से फाइल करेंगे, जैसी हम लोग को भी सूचना लगता है करेंगे? लगता है नहीं, 100% करेंगे।
तो जीतेंगे तो छोड़ेंगे कौन सा अमेठी वही की यही वायनाड? तो मैं अगर सवाल जीते तो यही तो मैं सवाल लेके आना चाह रहा था कि अमेठी की जनता के संग ये धोखा होगा, क्योंकि वायनाड में आप प्रॉमिस करके आए हो, वायनाड में जिस जाति को, जिस विशेष समूह को आपने टारगेट आपको करा, लगता है यही असमंजस है जिसकी वजह से तय नहीं कर छोड़ेंगे कौन सा अगर जीतते हैं तो? नहीं, राहुल गांधी जी ने ये क्लियर कर रखा है कि मैं अमेठी छोड़ूंगा, क्योंकि वो उस जाति और विशेष समुदाय को नहीं छोड़ना चाहते ना। वही तो उनकी राजनीति का कौन सी आगे का जाति आधार समुदाय है, को? मुस्लिम जाति। ओके, वही उनका आगे का आधार है राजनीति का, तभी तो वो पिछली बार वायनाड गए थे। अब जब तक वायनाड में वोटिंग नहीं हो गई तब तक तो ये भी और ये रायबरेली में क्या है? रायबरेली में मुझे लगता है कि कोई गांधी परिवार का कोई खास समर्थक लड़ेगा। प्रियंका गांधी जी चुनाव नहीं लड़ेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो कैसा होगा वहां पे? वहां दिनेश जी जीतेंगे। दिनेश जी ने जो पिछली बार इतना मार्जिन कम कर दिया था, और इस बार समाजवादी पार्टी के भी जो कुछ विधायक हैं उन्होंने अपना फेवर जो है भाजपा की तरफ दिखाया है, तो मुझे लगता है दिनेश जी के लिए वो सीट केक वॉक के रूप में हो जाएगी। केक वॉक होगी, नॉन केक वॉक। गांधीज। और अगर गांधीज आते हैं तो गांधी आते हैं तो फिर वो एक टफ फाइट मुकाबला होगी। होगा। हाँ, लेकिन उम्मीद बहुत कम। ओके, वीरेन जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए। वीरेन जी, स्वागत आपका। कुछ पिक्चर क्लियर हुई अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस की या नहीं? अभी जो सूचना आ रही है वो अमेठी के जो कार्यालय है कांग्रेस का, वहाँ पर बड़ी संख्या में राहुल गांधी के पोस्टर और होर्डिंग वहाँ पहुँच रहे हैं और कई जगह पर वो लगाए भी जा रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि कल राहुल गांधी नामांकन करने के लिए आएंगे। कांग्रेसियों में उत्साह है, लेकिन अभी नीचे शायद ये बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की गई है। देखिए, देश में कांग्रेस चाहे जिस स्थिति में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर वो लड़ रहे हैं और इस उम्मीद में लड़ रहे थे कि अमेठी और रायबरेली तो कांग्रेस का परिवार लड़ेगा ही। अब अगर इन 2 सीटों पर भी वो नहीं लड़ते हैं तो फिर कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खाता भी खुलेगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और कांग्रेस जिस उत्थान की उम्मीद कर रही थी, अगर राहुल और प्रियंका चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस का स्ट्रक्चर वैसे भी कुछ नहीं है, उसका संगठन वैसे भी बहुत कमज़ोर है, वो और मर जाएगा। और एक तरह से कांग्रेस ने जो गठबंधन में 17 सीटें ज़बरदस्ती मांग कर दबाव डाल कर ली हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ उनका अन्याय होगा। अगर वो अधिकतर सीटें इसमें सपा लड़ती तो वो शायद ज़्यादा और बेहतर प्रदर्शन कर पाते। तो राहुल और प्रियंका के कल के नामांकन पर सारी चीज़ें टिकी हैं और कांग्रेस का भविष्य भी टिका है। तो ये प्रदेश और देश इस बात को देख रहा है कि वो दोनों में से कौन कौन चुनाव मैदान में उतरता है। जी ब्रजेश जी, गांधी परिवार के लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि दोनों युवा नेता हैं उनके, समाजवादी पार्टी का उनके साथ साथ है। एक चुनाव राहुल गांधी हार चुके थे, वो चाहते तो सहानुभूति भी पा सकते थे, लेकिन अब वो उन लोगों को तय करना है। इतना जरूर है कि जब राहुल गांधी को अमेठी से निराशा मिली तो वायनाड ने उनको सहारा दिया। वायनाड राहुल गांधी के राजनीतिक करियर की एक नई लाइफलाइन बनी। अब अगर वो वहाँ से यहाँ आते हैं लड़ने तो ये भी वायनाड के लोगों के लिए एक सवाल होगा कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो उनको बाद में छोड़कर चला गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज प्रचार तंत्र का युग बहुत तेज है और कांग्रेस इस मामले में जवाब नहीं दे पाएगी, उसके सामने एक समस्या आएगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जिस तरह से भाग रही है, ऐसे में तो नेता विपक्ष का पद भी मिलना मुश्किल है, सत्ता में आना तो दूर की बात है। आप बंगाल में अकेले लड़ रहे हैं, ममता ने कोई सहारा नहीं दिया। यहाँ 17 सीटें मिली, यहाँ पर भी पूरे पे अभी वो स्पष्टता नहीं आई। और गुजरात में, मध्य प्रदेश में ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है। राजस्थान में शायद कुछ सीटें ये पाने की उम्मीद कर रहे होंगे। तो कांग्रेस के 2 प्रत्याशी तो पर्चा भर के भाग गए। एक तो गुजरात में निर्दलीय वो निर्विरोध करा दिया, दूसरा मध्य प्रदेश में करा दिया। तो कांग्रेस के सामने संकट कई सारे हैं। अब वो अपनी जड़ों में अगर प्रत्याशी नहीं दे पाएगा तो फिर वृक्ष के साथ तने पत्ते
ये सब कहाँ से फले फूलेंगे। जी ये भी उनको देखना होगा और भाजपा को रोकने की बात आती। ब्रजेश जी, आज दबदबा सिंह का समापन हो गया। दबदबा सिंह का जो 6 चुनाव वो जीते थे, वो 7वें चुनाव की उम्मीद लगाए थे। आज उनके राजनीतिक कैरियर का आप कह सकते हैं कि ये अंत हो गया। अब उनकी राजनीतिक विरासत उनकी आगे की पीढ़ी संभालेगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह को चाहे आप मान लीजिए कि पहलवानों की बद्दुआ लग गई, या रेवन्ना कांड गलत टाइम पे हो गया कर्नाटक का, जिसकी वजह से उनका टिकट कट गया। अब उनके रेवन्ना बेटे का को इनसे कनेक्ट हो गया। देखिए, रेवन्ना का कांड चूंकि भाजपा में वो सहयोगी हैं और एक नारा है भाजपा का कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कांग्रेस जितना घेर रही है इस पर, ऐसे में वो ब्रिजभूषण को टिकट देने में इसीलिए वो असमंजस में थी, क्योंकि तो क्या वो लगा ब्रिजभूषण था- के राजनीतिक कैरियर का समापन? बिल्कुल समापन है, ये अंत है। अब वो सक्रिय नहीं रह जाएंगे, अब वो मार्गदर्शक मंडल वाली भूमिका में आ गए हैं। अब परिवार में एक बेटा सांसदी लड़ेगा, एक बेटा विधायक है। अब वही आगे जो एक बार बन जाता है तो फिर अब पिताजी दोबारा से कहाँ सक्रिय हो पाएंगे सियासत में, ये आप इसको उसी तौर पर देख सकते हैं। वैसे उनका लड़का उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष पहले से है, और कुश्ती आप जानते ही हैं कि कितना लगाव था ब्रिजभूषण का। कैसरगंज में आज वो प्रत्याशी हो गया, मैनेजमेंट भी किया, विदेश में पढ़ा भी है, तो टेक्नोलॉजी के साथ भी अब आगे बढ़ेगी। ब्रिजभूषण का तो कुश्ती भी चला गया, सांसदी भी चाह ही रही है, अब चली ही गई, टिकट भी कट गया। अरे गौवा में तो कही है कि सांसद जी के पिताजी, विधायक जी के पिताजी एक अरे साथ, जिसका होता है ना वीरेंद्र जी, फिर वो हाथ आता नहीं, वही अपने को कहलाता है। भाई एक साथ 2 पदवी उनके पास रहेगी। बाकी पहलवान तो वो पहले से हैं, स्कूल कॉलेज शिक्षा का उनका बड़ा योगदान है, उस पर वो अपना समय काटेंगे। फिलहाल ये कह सकते हैं कि भाजपा ने अपने पत्ते क्लियर कर दिए हैं। जी कांग्रेस पत्ते क्लियर करने में डर रही है, आखिरी वक्त में नामांकन करने आ रही है। ऐसी क्या बात है, कौन सा ऐसा रहस्य है जो वो छुपा के कोई बहुत लाभ पा जाएगी? इससे कोई लाभ नहीं है। हाँ, थोड़ी चर्चा जरूर उनको मिल रही है, और हो सकता है कि वो बीजेपी को गच्चा देने के लिए लगे हो कि कोई और अरे वो इसमें टिकट ना कौन दे सा पावे। गच्चा, नॉमिनेशन तो करना ही पड़ेगा, चुनाव लड़ना है तो। वो कोई और तिकड़म न कर पाए, आखिरी वक्त में किया जाए नामांकन। ओके वैसे भाजपा ने देखिए ब्रिजभूषण के मामले में कहा जाए तो ब्रजेश जी, जो मछली का तेल होता है उसी तेल से मछली को तल दिया। मछली के तेल से ही मछली को तल देने की कला ये भाजपा के पास ही है। और मतलब बड़ी मछली ऊंची बात मरी कह भी जाते नहीं, हैं आप कभी कभी। दूसरी चीज आ गई। बहरहाल सुनिएगा, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जो लगता है कि बहुत बुलंदी पर है, बहुत मजबूत है, अचानक से वो गायब हो जाता है। और इस लोकतंत्र में हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसकी खूबसूरती को बनाए रखें। निदा फाजिली का एक शेर है, सुनिएगा कि बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे, और मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। और दुनिया न जीत पाओ तो हारो न खुद को तुम, और थोड़ी बहुत तो जहन में नाराजगी रहे, और गुजरो जो बाग से कभी तो ये दुआ मांगते चलो कि जिस पेड़ पर खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। बीरेन जी, आज रफीक सदानी के बिना, आप तो दोपहर में कुछ बता रहे थे उनके बारे में, आज उनके बिना कैसे आपकी आज डिबेट खत्म होगी? अवध के हैं वो और वहीं का मसला फंसा है, तो उनके बिना खूब कैसे की हो, खत्म होगी बात? रफीक सदानी कहीं खूब की हो, मनमानी सरहू, हार गयो प्रधानी सरहू। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी फिर किसी दिन सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, हम चर्चा कर रहे हैं कि गांधी फैमिली में आखिर अमेठी रायबरेली को लेकर इतना कन्फ्यूजन क्यों है, इतना असमंजस क्यों है, और इतना रहस्य क्यों पैदा किया जा रहा है कि वो लोग चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे।
मनीष सिंघवी यूपी में बीजेपी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और वो इसका जवाब देंगे। देखिए बीरेन जी ने एक बड़ी ऊंची बात कही हिंदवी जी, उन्होंने कहा कि आखिर क्या रहस्य है, क्या छिपाना चाहते हो जो कैंडिडेचर अनाउंस नहीं कर रहे हो? कोई रहस्य नहीं है, कोई भी कुछ भी छिपाने जैसा नहीं है। इस लोकतंत्र में सब खुला हुआ है, हम लोग तो लोकतांत्रिक लोग हैं, खुले हुए लोग हैं, जो होगा सामने आएगा। मैंने कहा नहीं, सवाल बड़े थे। फिलहाल आपने यहाँ मौका दिया, मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। आदरणीय अरुण राजभर जी बहुत कुछ कह रहे थे, एक लाइन में उनका जवाब दे दूं मैं। अरविंद राजभर जी का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो झुककर माफ़ी मांग रहे थे भाजपा के लोगों से, वो सबने देखा था। तो गठबंधन पर चर्चा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, हमें उन्होंने कहा कि वो पैराशूट से आते हैं और अमेठी में उतर जाते हैं, तो इनकी जानकारी के अपनी बारी में वेट करो, मैं दूंगा। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेठी में क्या किया हमने और क्यों जनता हमें पसंद करती है। इंडोगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री हमने लगाई, भेल हमने लगाया, सेंट्रल स्कूल उसमें खोला, HAL हमने लगाया, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट खोला, इंदिरा गांधी एविएशन एकेडमी हमने बनाई, FDDI हमने बनाया, वहां पर 2 LPG के बॉटलिंग प्लांट लगाए हमने, वहां पर गन फैक्ट्री लगाई हमने, वहां पर ट्रिपल IIT लगाया हमने, बनाया वहां पर CRPF का ट्रेनिंग सेंटर, रिक्रूटमेंट सेंटर खोला हमने, वहां पर नवोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। काम पर बात ही नहीं, नहीं, ये आपकी बात का जवाब नहीं, ये आपकी बात का जवाब नहीं है, ये अरुण जी की बात का जवाब है जो आधी अधूरी जानकारी के साथ यहां पर आए और बता रहे हैं कि हम पैराशूट से वहां पर गए हैं। प्रत्याशी के नाम बताने में इतना रहस्य क्यों, क्या छिपा? प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं बार बार अपनी बात को कह रहा हूं। राहुल प्रियंका महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए? प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है इस वक्त। राहुल जी तो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। 11,000 किलोमीटर 11,000 किलोमीटर साजन आएंगे लड़ने? नहीं 11,000 किलोमीटर इस देश में चलकर उन्होंने एक एक आदमी से उसके दर्द को समझा, तब हमने बनाया न्याय पत्र अपना, जिसको आई अप्रिशिएट कोई इतना पैदल चला हो, मैं तो सराहना करता हूं, बट भैया अपना घर तो बचाओगे। हमारा घर पूरा देश है। वो खड़े हैं बाहर गाड़ी लेके, घर पूरा देश, समाजवादी वाले। हमारा घर पूरा देश। चलो वहां आग लगी, आप जा ही नहीं रहे हो। नहीं, आग पूरे देश में लगी है, पूरा देश जल रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं? पूरा देश जल रहा है, महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से पूरा देश जल रहा है। आपको पता है 67 लाख पूछूं आपसे, हर तरह से 67 लाख बच्चे इस देश में ऐसे हैं जिनको दोनों टाइम खाना नहीं मिलता, आपको पता है? टिकट आपका घोषित कर रही है समाजवादी पार्टी और अब आप कह रहे हो नहीं ये तो अपने मन से। सुनील जी हमारे भाई हैं और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, आप उनको ध्यान से सुनिए। वो बाद में करेक्ट किया, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि हम सबको भरोसा है। वो ऐसे टिकट बांट रहे थे जैसे, वो वही बात कह रहे हैं जो वो मैं कह ऐसे रहा हूं। टिकट बांट रहे थे जैसे नरेश उत्तम पटेल को फतेहपुर से टिकट दे रहे हो। नहीं, ऐसे टिकट बांट। देखिए वो वही बात कह रहे थे जो मैं कह रहा हूं। गए आज रस्ते से लौट आए, नामांकन नहीं कर पाए, शायद कल करेंगे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं पता है, मैं इस पर टिप्पणी यही तो कह रहा हूं। कह दो अपने अध्यक्ष का पता नहीं और हमारे यहाँ का पूछ रहे हो। नहीं पूछो तो। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हम सबको भरोसा है। सवाल बहुत स्पष्ट है कि क्या ये देश जल नहीं रहा है? अगर ये देश जल रहा है तो लड़ाई पूरे देश की है। सर क्यों अमेठी और रायबरेली की? पानी डालना जा रहा है, ठीक है, चुनाव है, जनता डालेगी पानी, जनता डाल रही है पानी। ये घबराहट इसी बात को तो लेकर है। 2 चरणों के चुनाव के बाद ये घबराहट क्यों है? ये घबराहट यही तो है। आप भाषा सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ जी की, किस स्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपको सिखा के भेजा गया है कि सवाल कुछ भी इराक पे पूछो तो इंडोनेशिया पर जवाब नहीं। मैं एकदम सही सवाल में रूस पे पूछो तो आप श्रीलंका की बात। मेरा एक निवेदन आपसे है कि आपने पिछली बार जब आपने मनीष शुक्ला जी जो हमारे भाई हैं उनसे सवाल पूछे तो बहुत कठिन सवाल पूछ लिए थे। इस बार उनसे कठिन सवाल मत पूछिएगा, अच्छे आदमी है वो, बिल्कुल ठीक है, अच्छे आदमी, कठिन सवाल मत नहीं ठीक है। वो तो कितने कठिन सवालों का भी जवाब दिया आपने, पता चला। तो मनीष शुक्ला जी, आप ये फार्मली अनाउंस करने की स्थिति में है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति खत्म? देखिए ब्रजेश जी, मैं पहले तो 2-3 लोगों का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो अभी मनीष सिंघवी जी बड़ा परेशान थे कि अरविंद राजभर जी झुक रहे थे। मेरा वीडियो वायरल है भाई, लोकतंत्र में आराम से बात कर रहे हैं। भाई प्लीज, मेरा स्पष्ट मानना है कि जनता और कार्यकर्ताओं के सामने झुकना बेहतर है। ये वोट जिहाद का नाम लेना, मुख्तार आगे अपनी बात पर, यहाँ जाके आगे अपनी बात पर मजा आएगा जब सुनोगे आप अगले फातिया पढ़ना। इससे अच्छा है अपनी जनता और अपने कार्यकर्ताओं के सामने झुकना। और अभी जो सुनील साजन जी ने नाम घोषित किया अमेठी और रायबरेली से, आपको ध्यान होगा ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी के तमाम सहयोगी दलों ने यह आरोप लगाया था कि जो इनसे गठबंधन करता है उसको टिकट देने के लिए बाध्य करते हैं। हमको लगता है कि अखिलेश यादव बाध्य कर रहे हैं और सुनील यादव उसको आपके सामने रख ही दे रहे हैं नाम। मनीष सिंघवी जी के पास नाम नहीं है, सपा प्रवक्ता नाम घोषित कर दे रहे हैं। यानी जिन सहयोगियों ने समाजवादी पार्टी को कहते हुए छोड़ा था
कि ये टिकट सीट तो देते हैं लेकिन टिकट अपना आदमी देना चाहते हैं, तो ये उसी सर अपने यहाँ उसी क्रम देखे में रहना, आगे कहीं आता है। आपका भी ये ना घोषित कर दें। तीसरी बात प्रज्वल रवन्ना के बारे में, चूंकि ब्रजेश जी ने भी टिप्पणी की इसलिए कहना जरूरी है। प्रज्वल रवन्ना के पास जो सांसद होने की ताकत मिली थी वो अखिलेश यादव के भाई राहुल गांधी की पार्टी और जेडीएस का समझौता था 2019 में, तब वो सांसद बने थे। जब ये घटना सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता से लेकर छोटे नेता तक सबने कहा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो भगा क्यों दिया? वन बाय वन आराम से बात करिए प्लीज। कतई इस पे कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन संदेश खाली के बलात्कारी के साथ तो सर क्यों जाके रविंद्र की पार्टी से लिपट गए आप लोग? अगर आपको पता था कि वो गंदगी में लिप्त है तो आप क्यों लिपटे उससे? मेरी बात कंप्लीट हो गई। कठिन सवाल। लेकिन उसी तरह की एक घटना संदेश खाली में हुई तो श्रीमती सोनिया जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी से लेकर मनीष सिंघवी तक तमाम नेताओं ने इसलिए चुप्पी साध ली कि वहां अपराधी कौन था? शाहजहां शेख। तो सर उसको तो सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, मैं फिर कहता हूं, इसको कैसे भागने दिया गया? आपके चैनल पे इसको भागने कैसे दिया गया? मैं ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, अधिकतम कठोर कार्रवाई जो हो सकती है ऐसे अपराधी के खिलाफ, ऐसे दुराचारी के खिलाफ होनी चाहिए। पासपोर्ट कैंसिल करिए उसका। पासपोर्ट कैंसिल मैं बात करूंगा ना, आप शांत रहें। लेकिन अच्छा आप मुझे बताओ, आप इतना बोल दो मनीष जी, मैं आपकी बात मान लूंगा। एक सवाल ओनली वन क्वेश्चन। एक आप ये बात कमिटमेंट कर दो, लाखों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, कि जर्मनी से कॉलर पकड़ के खींच के आप लाओगे बंगलौर। कोई भी ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आप बोल दो, ये लाइन है, आप बोलो कि तमाम अपराधियों को खींच कर हम लाए हैं और प्रज्वल रवन्ना को खींच कर लाएंगे आप। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, आगे वापस ना, ये उस टाइप डिबेट नहीं है। वन बाय वन संपूर्ण जवाब दे रहा हूं, मैं पूरा संपूर्ण जवाब दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि विदेश में बैठा भी अपराधी सुरक्षित नहीं रहता है। केंद्र सरकार की जितनी भूमिका होगी उसको कड़ाई से पालन करेंगे। क्या पासपोर्ट कैंसिल किया गया? क्या इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई? ठीक है, 15 सेकंड तो बोल लेने दीजिए। हाँ नहीं, मुझे बताओ पासपोर्ट कैंसिल हुआ? लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, क्या कार्रवाई अभी तक कांग्रेस की सरकार ने किया? मनीष सिंघवी बताए आज बताए उसको संसद को। आप भी कार्रवाई नहीं करोगे, वो भी नहीं करेंगे, उन्होंने तो एसआईटी बना दी है, एसआईटी जांच कर रही है। जस्ट वेट सर, ये चीख रहे थे, आपने पूछा इनसे? नहीं आप बताओ मुझे, इनकी सरकार के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसके पास, कैंसिल नहीं हुआ, रेड कॉर्नर नोटिस, कोई इशू नहीं है। कांग्रेस ने किया संदेश खाली में, क्यों सोनिया जी चुप थी? सर संदेश खाली के आड़ में प्रज्वल रवन्ना को छोड़ दें? वो शाहजहां से खिलाफ था, शाहजहां से खिलाफ था। सुनील साजन को स्क्रीन पे लाया जाए। धन्यवाद मनीष जी, शुक्रिया, मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। सुनील साजन, ऑलराइट। सुनील साजन आप मुझे बताइए, आप भाई उनकी पार्टी का टिकट आप कैसे घोषित कर रहे हो? सुनील जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा जी, आप बोले बोले। जी जी, मेरी आवाज आ रही? यस, कंटिन्यू प्लीज। ब्रजेश जी, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था और आप उनसे पूछ रहे थे कि आप रवन्ना को कॉलर पकड़ के लाएंगे। कोई अपने हीरो को कॉलर पकड़ के लाता है? अगर यही क्षमता भारतीय जनता पार्टी में होती या माननीय प्रधानमंत्री। भैया शुक्ला जी प्लीज वेट, शुक्ला जी प्लीज वेट, शुक्ला जी प्लीज वेट। आपके वक्त मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं करने दिया सर, आप प्लीज वेट को नहीं ले आते। मनीष शुक्ला जी प्लीज वेट, मनीष शुक्ला जी ना प्लीज वेट। हाँ ओके, थैंक यू। बोलिए सुनील साजन जी, बोलिए आप। सुनील साजन गो अहेड, बोलिए। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा होती तो सरकार बहुत बड़ी चीज है। नीरव मोदी कॉलर पकड़ के ले आते। सर ऐसे ना डिस्टर्ब करो, आपके बारे में मैंने किसी को नहीं टोकने दिया। आप सुनो इनकी भागे हैं सर, सुनो बात इनकी, मैंने किसी को टोकने नहीं दिया, प्लीज। हाँ बोलिए साजन जी, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे से नहीं, कोई चिल्ला करके अपने पाप नहीं छिपा सकता है। पूरा देश आपसे हिसाब मांग रहा है। आप किसी मुद्दे पे जाओ। हम कह रहे हैं कि 2 चरण के चुनाव हो गए, तीसरे चरण का चुनाव है। क्या प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे,
रोजगार पे बात करेंगे, देश की सीमाओं पे बात करेंगे, स्मार्ट सिटी पे बात करेंगे, गरीब पर बात करेंगे, महिला पर बात करेंगे। अरे आप कब बात करोगे? आज वो सब जेल में है। अरे हाँ सुनील जी कंटिन्यू, आपका 20 सेकंड और है। एक मनीष बात शुक्ला जी अभी- आप सर सुनने की अभी क्षमता हम- विकसित करो सर। 20 अभी सेकंड हमारे- सारन जी 20 सेकंड। देखिए अभी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्स पर लिखा है कि 80 करोड़ लोगों को जो गलत एक्स हो वैक्सीन गए हैं चंदा वो। लेकर के वैक्सीन लगवा दी गई है, वो एक्स- उसके प्रमाण पत्र से फोटो एक्स निकल पे गई ही है रहेंगे। प्रधानमंत्री जी की। हैं? एक्स पे ही रहने क्या वाले हुआ? जनता ने तय कर दिया नहीं है। नहीं, एक्स पे नहीं, ट्विटर की अभी चिड़िया 4 बनाते थे, जून अब को एक्स हो समझ गए। में आएगा कि देश एक्स हो के गए। साथ धोखा, एक्स हो देश गए। के साथ गद्दारी और अखिलेश 80 यादव करोड़ परमानेंट लोगों एक्स के पे। साथ जान से खेलने का क्या परमानेंट एक्स प्रमाण पे। है? 80 परमानेंट करोड़ एक्स लोगों पे। की जान से खेले हैं मोदी जी। मोदी जी की ये सरकार 80 परमानेंट करोड़ एक्स पे लोगों की रहेंगे। जान से खेला है। भ्रम फैलाते वो लोग रहिए, डरे हुए झूठ हैं बोलते और रहिए, वो लोग चुनाव अपराधियों के में साथ खड़े चरण रहिए, वाइज जहां सरकार जहां के चुनाव गले में होगा बातियां पड़ते रहिए। वैक्सीन के बदले एक्स पे। में चंदा लेने वाली पार्टी एक्स पे। को हराएंगे। एक्स पे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरुण राजभर जी को जोड़ा जाए। बताइए राजभर जी, ये तो कांग्रेस वाले आपको काफी घनघोर टिप्पणी आप पर कर रहे हैं, ये क्या देखिए, इनसे जब क्या झंझट मोल ले लियो? कांग्रेस पार्टी के नेता यह जान रहे हैं कि घोसी लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता और वहां के हमारे एनडीए के कार्यकर्ता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये हार का जो डर है इंडी गठबंधन का, वो साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। अब ये चाह रहे हैं कि हम लेट के आशीर्वाद न ले, हम हाथ जोड़े न। माफी कहे नहीं मान नहीं लेते सर, भाई। प्लीज इंटरप्ट ना करो सर। यस कंटिन्यू राजभर जी। ये चाह रहे हैं सिंघवी जी के कान में जाके कहें क्या? कि मनीष सिंघवी जी हमको वोट दे दीजिए, छड़ी हमारी चुनाव छीन है। माफी क्यों नहीं मांगे सर, भाई? एक सेकंड कि ये ना, जाकर थोड़ा संयम प्रधानमंत्री रखें। जी के कान में सर कहें कोई कि पर्सनल हमारा इंटरेक्शन चुनाव नहीं है, छड़ी डिबेट मेरे वोट करने दे दो। दीजिए। हाँ तो ये बात तो इन लोगों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घोसी लोकसभा क्षेत्र में वहां की अरे हर ये एक बताओ, जनता, हर वहां वर्ग के लोग सहयोगी हैं, दल जब मदद छड़ी कर रहा है चाहिए। कि नहीं कर रहा मन से घोसी में यही- आपकी? पूरे एनडीए के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता और वहां के सम्मानित जनता पूरी मजबूती के साथ, जनसमर्थन के साथ तो हमारे ये साथ क्यों खड़ी हो सुनील रही है। साजन वो छड़ी परसों तोड़ देने स्टेटमेंट दे रहे थे कि इनकी कोई मदद नहीं कर रहा, बीजेपी वाले जा नहीं रहे हैं और राजभर जी परेशान वही तो हैं? देख लीजिए कि वो उन्हीं के चाचा श्री शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी को जिता देना, सपा को हरा देना। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, वो छड़ी भारतीय जनता पार्टी को 79 सीटों पर कैसे जिता रही है, यही बात की चिंता तब तो सभी आप विपक्षियों मुझसे को है। कहते थे कि छड़ी 3-4 सीट पे खड़ी रहेगी, एक ही पर खड़ी है छड़ी, नहीं, खड़ी है ना, और उस पर भी बड़ी छड़ी दिख मुश्किल रही है दिख रही। अड़ी। छड़ी, पूरी छड़ी मजबूती से लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? पूरी छड़ी से सारे विरोधी परेशान है कि नहीं है? जैसे अंग्रेजों को गांधी जी ने छड़ी से भगाया था, वैसे ही विकास को हम छड़ी के साथ ले जाकर घोसी में खड़ा करेंगे कि यही अब छड़ी यह है कि घोसी छड़ी के से मारपीट क्षेत्र न की करना विकास बस। करेगी। नहीं, मारपीट हम नहीं करते हैं। मारपीट तो समाजवादी पार्टी के लोग ओके। हाथ मोड़ करके गाली देना शुरू कर दिए हैं। इनके कार्यकर्ता गाली मनीष देना शुरू अग्रवाल, कर थैंक दिए यू हैं। राजभर जी, इनके नेता आपस में शुक्रिया। लड़ रहे हैं। अभी मनीष अग्रवाल जी बाकी है, मैं उनके भी ओपिनियन ले लूं। तो आप अपनी फाइनल ओपिनियन बताओ कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि अमेठी रायबरेली से ये लोग आएंगे, और ये कांग्रेस वाले छिपा क्यों रहे हैं? किस बात का डर है इनको? अगर दम है आ जाओ सामने, लड़के दिखाओ। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता ये है क्यों लुका छिपी खेल रहे हो? हार का डर है, इस वजह से कैंडिडेचर डिक्लेयर नहीं हो रहा, और अगर 1-2 चुनाव में ऐसा हुआ तो फिर इतिहास हो जाएगा। आपको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा कि फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू जी लड़ते थे, फिर वहां से अतीक अहमद भी लड़े। आज कौन जानता है कि वहां से जवाहरलाल नेहरू जी लड़ते थे? कांग्रेस को इन सीटों पे पहली लिस्ट में कैंडिडेट देके जनता के बीच में जाना चाहिए था और जनता के वोटों का सम्मान करना चाहिए था। हार जीत एक बात का विषय है, लेकिन अगर सेनापति खड़ा ही नहीं है तो सेना लड़ेगी कैसे? सेनापति आखिरी तक खड़ा रहता है जब तक आखिरी सिपाही उसका नहीं मरता, और उसके बाद ये वो अपने आप हो जाता है कि युद्ध वो हार गए और हैं। उधर गोंडा में दबदबा रहेगा कि खत्म होगा? गोंडा में तो दबदबा रहेगा, गोंडा में रहेगा? तो करण जी जीत रहे हैं चुनाव, और एक थोड़ा ही सा घर में 3-3। हाँ, ये खैर बीजेपी को भी इस पे विचार करना चाहिए कि जिस चीज का आरोप वो दूसरों पे लगाते हैं वो चीजें उनके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और आप सबने सहृदयता पूर्वक इस आज डिबेट में हिस्सा लिया, इसके लिए विशेष धन्यवाद। आजकल डिबेट में मतलब बड़ी मुश्किल पोजीशन हो जाती है, पर आप सबने सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।